मैं 3 साल से एक रेस्टोरेंट चला रहा था और मेरी शॉप का मंथली रेंट 3,000 युआन था, जिस पर मैंने कभी भी पेमेंट लेट नहीं की थी। लेकिन इस दिन लैंडलॉर्ड एक एजेंट को लेकर मेरी दुकान में आता है और कहता है कि अगले महीने से रेंट बढ़कर 8,005 हो जाता है। यह सुनकर मैं बिना किसी हेजिटेशन के कहता हूँ ठीक है, जिस पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सेटिस्फाइड होकर वहां से चले जाते हैं। उधर सामने वाली शॉप का मंथली रेंट सिर्फ 900 युआन था और इसी दोपहर लैंडलॉर्ड फैन देबियाओ एक एजेंट को लेकर मेरी दुकान में आता है। मैं आवाज सुनकर अपना सिर उठाता हूँ और कहता हूँ, अंकल फैन, आज आपके पास यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया? जिस पर वह कोई जवाब नहीं देता, बल्कि दुकान के अंदर घूमते हुए सब कुछ देखने लगता है। फिर एजेंट बोलता है, शियायान, तुमसे एक बात करनी है। जिस पर मैं कहता हूँ, बोलिए मिस्टर ये। जिसके जवाब में वह कहता है, सही बात है, हमने इस शॉप की नई प्राइस लगा दी है और मिस्टर फैन का कहना है कि अगले महीने से रेंट एडजस्ट करना पड़ेगा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है और मैं पूछता हूँ, कितना एडजस्ट होगा? जिस पर फैन डेबियाओ बहुत ही काम आवाज में कहता है, 8,500। उसकी यह बात सुनते ही अचानक से वहां का माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर मिस्टर ये कहता है, ये तो ऑलरेडी फ्रेंडशिप प्राइस है। इस सड़क पर लोगों का फ्लो देखो, 8,500 कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुम एग्री नहीं करते तो हमें यह शॉप किसी और को रेंट पर देनी पड़ेगी और फिर इसका प्राइस इससे भी ज्यादा हो जाएगा। 3,000 से सीधा 8,500 मंथली रेंट हो जाता है, जबकि मेरा छोटा रेस्टोरेंट सुबह से रात तक चलता है और प्योर प्रॉफिट मुश्किल से महीने का 10,000 युआन होता है। जिस पर फैन डेबियाओ मेरी तरफ बिना किसी रिएक्शन के देखता रहता है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल और गहरी हो जाती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसे ऐसा फील होता है कि मैं ये जगह छोड़ नहीं सकता और उसे पूरा भरोसा था कि मैं मान जाऊंगा। जिस पर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और कहता हूँ, ठीक है, मैं रेंट बढ़ा दूंगा। मेरी बात सुनकर फैन देबियाओ बहुत खुश हो जाता है। फिर शियाओयान भी स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे पता था तुम एक स्मार्ट बच्चा हो। फिर वह कहता है, तो कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जिस पर मिस्टर ये भी कहता है, तुम्हारी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है, तुम्हारा काम आगे और भी अच्छा चलेगा। फिर वह कहता है, अच्छा, अब हम तुम्हें पैसा कमाने से डिस्टर्ब नहीं करते, मेहनत से काम करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद दोनों सेटिस्फाइड होकर वहां से चले जाते हैं और मैं वहीं खड़ा होकर उनकी सीढ़ियों से नीचे जाती हुई फुटस्टेप्स सुनता रहता हूँ, जिस पर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। फिर जब उनकी आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है, तब मैं अपना फोन निकालता हूँ और एक कॉल करता हूँ। हेलो, शाओगू बोल रहे हो? मैं मार्विन बोल रहा हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, ब्रदर ये क्या हुआ? फिर मैं कहता हूँ, तुमसे एक बात पूछनी है। मेरी दुकान के सामने वाली जो शॉप पिछले 6 महीने से खाली पड़ी है, क्या वो अभी भी अवेलेबल है? जिसके जवाब में श्याओगू कहता है, हाँ, वो तो रोज लटकी रहती है। उसका लैंडलॉर्ड तो लगभग परेशान हो चुका है। क्यों ब्रदर, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया है क्या? फिर मैं पूछता हूँ, उसका मंथली रेंट कितना है? जिस पर वह कहता है, पहले तो 1,500 था, लेकिन अब लैंडलॉर्ड कह रहा है कि अगर कोई 900 भी दे दे तो वह तुरंत शॉप दे देगा, क्योंकि वह विदेश जा रहा है और उसे जल्दी में यह दुकान ट्रांसफर करनी है। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, 900 तो 900, और अगर वह नया रेंट होने पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है तो उसे बोलो कि मैं यह जगह 1,000 में 5 साल के लिए रेंट पर लेता हूँ। अभी के अभी साइन करवाओ। मेरी बात सुनकर श्याओगुजा हैरान हो जाता है और कहता है, ब्रदर ये अभी आप उधर वाली शॉप नहीं रखोगे क्या? जिस पर मैं कहता हूँ, नहीं, अब नहीं। तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर लैंडलॉर्ड को शॉप के बाहर बुलाओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। इसके बाद मैं फोन रखता हूँ और तुरंत दूसरा नंबर डायल करता हूँ। हेलो, क्या ये शनफा मूविंग कंपनी है? मुझे अभी के अभी शिफ्टिंग करनी है, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। एड्रेस है हुईमेन रोड नंबर 13। हो सकता है पूरी रात सामान शिफ्ट करना पड़े, लेकिन पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर सामने वाला तुरंत तैयार हो जाता है। फिर फोन रखने के कुछ ही देर बाद एजेंट श्याओ गोसिशिल और सामने वाली शॉप का लैंडलॉर्ड वहां पहुंच जाते हैं। मैं भी उसी समय वहां पहुंचता हूं। सामने वाली शॉप का लैंडलॉर्ड करीब 50 साल का आदमी था। वह मुझे देखकर पूछता है, तुम ये जगह रेंट पर लेना चाहते हो? जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ, मैं ही रेंट पर लेना चाहता हूँ। फिर श्याओ गुज भी उसके पास खड़ा होकर कहता है, ब्रदर लियू यही हैं ब्रदर ये, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सामने रेस्टोरेंट चलाते हैं, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बिल्कुल भरोसेमंद इंसान है। इसके बाद ब्रदर लियू शॉप का दरवाजा खोलता है। अंदर पूरा खाली पड़ा होता है। यह मेरी शॉप से थोड़ा बड़ा था और इसका लेआउट भी ज्यादा स्क्वायर था। साथ ही यहाँ पानी और बिजली भी पहले से लगी हुई थी। जिस पर ब्रदर लियू थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ये जगह काफी समय से खाली पड़ी है। फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, 901 महीने और कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का, सही है? जिस पर वह कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर मैं आगे कहता हूँ, अगर आप सच में 1 महीने का डिपॉजिट और 3 महीने का रेंट एडवांस चाहते हैं तो मैं 1 महीने की जगह 12 महीने एडवांस दे देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर ब्रदर लियू और श्याओगुड दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ, मैं हर महीने रेंट देने की टेंशन नहीं लेना चाहता। कॉन्ट्रैक्ट लाए हो ना? अगर सब सही है तो साइन करने के बाद मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ये सुनकर ब्रदर लियू एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट निकालता है। जिस पर श्याओगु जल्दी से एक पेन लेकर आता है। फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर उसे एक एक लाइन ध्यान से पढ़ता हूँ। उसमें सब स्टैंडर्ड क्लॉज होते हैं। लीज पीरियड 5 साल की थी और रेंट भी फिक्स था। जिस पर मैं बिना किसी हेजिटेशन के आखिर में अपना नाम साइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं उन्हीं दोनों के सामने ब्रदर लियू के अकाउंट में पैसे
ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर वह मुझे की देते हुए कहता है, बॉस अब से यह शॉप आपकी है। मैं वह की लेता हूँ और फिर बिना रुके वहां से वापस मुड़ जाता हूँ, जिस पर श्याओगु पीछे से भागकर आता है और कहता है, ब्रदर ये इतनी जल्दी किस बात की है? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मुझे जल्दी है, मुझे तुरंत नई जगह स्टार्ट करनी है। फिर मैं वापस अपनी पुरानी दुकान की तरफ आता हूँ। वहां सड़क के किनारे एक बड़ा ट्रक खड़ा होता है और कुछ वर्कर्स वहां सिगरेट पीते हुए मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वे मुझे देखते हैं, उनमें से एक आगे आता है और कहता है, आप ही बॉस ये हैं? जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ मैं ही हूँ, आप लोगों ने मेहनत की, उसका धन्यवाद। फिर वह कहता है, कोई बात नहीं, हम पैसे लेकर काम करते हैं। इसके बाद वह दुकान के अंदर झांक कर देखता है और कहता है, सारा सामान अंदर ही है ना? जिस पर मैं उन्हें अंदर लेकर जाता हूँ और फिर दुकान का पूरा सामान शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। पहली नजर में इसे ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं है, बस पैसे सही जगह पहुंचने चाहिए। जिस पर मैंने कहा, ब्रदर्स शुरू हो जाओ। फिर वर्कर्स तुरंत काम में लग जाते हैं। एक ग्रुप सामान खोलने लगता है, एक ग्रुप पैकिंग करता है और एक ग्रुप सामान उठाकर बाहर ले जाने लगता है। इसी बीच मेरा क्लर्क श्याओलिन भी मेरे बुलाने पर वहां आ जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह शॉक्ड होकर कहता है, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया? जिस पर मैं उसे मसालों का एक बॉक्स पकड़ाते हुए कहता हूँ, नहीं, हम बस एक बेटर जगह पर जा रहे हैं। यह सुनकर वह पूछता है, जगह बदल रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में मैं सामने वाली तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, वहां। जिस पर वह हैरानी से कहता है, वहां जो जगह पिछले 6 महीने से खाली पड़ी है। मैंने सुना है वहां भूत है। यह सुनकर मैं कहता हूँ, बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। लैंडलॉर्ड को जल्दी में शॉप रेंट पर देनी थी, इसलिए वह सस्ती मिल गई। इसके बाद श्याओलिन ज्यादा कुछ नहीं पूछता और तुरंत मेरे साथ सामान पैक करने में लग जाता है। फिर देखते ही देखते रात के 3 बज जाते हैं और दुकान आखिरकार पूरी तरह खाली हो जाती है। मैं वर्कर्स को डबल पैसे देता हूँ, जिस पर वे स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं और सुबह होने तक नई दुकान का पूरा सामान सेट हो चुका होता है। सुबह 7:30 बजे मैं नूडल्स का एक बाउल बनाता हूँ और खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे खाने लगता हूँ। जिस पर मेरी नजर सामने वाली पुरानी दुकान पर जाती है। उसका शटर पूरी तरह बंद होता है, जैसे किसी का चेहरा उतर गया हो। नूडल्स खाने के बाद मैं येज रेस्टोरेंट वाला पुराना साइन साफ करता हूँ और उसे नई दुकान के बाहर टांग देता हूँ। इसके बाद मैं एक लाल पेपर निकालता हूँ और उसे दरवाजे पर चिपका देता हूँ, जिस पर लिखा होता है, नई दुकान खुल गई है, पूरे रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट है। फिर सुबह का टाइम निकलने लगता है, लेकिन सामने वाली दुकान का शटर अब तक नहीं खुलता। कुछ देर बाद अचानक वहां से शटर उठने की आवाज आती है, जिस पर फैन डेबियाओ शटर ऊपर करता है और फिर अंदर देखते ही पूरी तरह स्टंड रह जाता है, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं होता। वह यकीन नहीं कर पाता और तुरंत दुकान के अंदर भागता है। फिर वह पूरा चक्कर लगाता है और दोबारा बाहर निकल आता है। इसके बाद वह अपना फोन निकालता है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे कॉल करना चाहता हो, लेकिन तभी वह सिर उठाकर सड़क के उस पार देखता है और उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। मैं अपनी नई दुकान के बाहर खड़ा होता हूँ, हाथ में गर्म चाय का कप लिए हुए, और उसे बिल्कुल शांत होकर देख रहा होता हूँ। जिस पर उसकी नजर धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर लगे पुराने साइन पर जाती है और फिर दरवाजे पर लगे उस लाल पेपर पर टिक जाती है। यह देखकर उसका चेहरा वहीं का वहीं जम जाता है। इसी बीच मेरी नई दुकान का पहला कस्टमर आ जाता है। वह पास वाली कॉलोनी में रहने वाली आंटली होती है। वह हर सुबह मेरे यहाँ नूडल्स खाने आती है। आंटली मेरी नई दुकान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, श्योये तुम यहाँ शिफ्ट हो गए? जिस पर मैं स्माइल करते हुए कहता हूँ, हाँ आंटली, यहाँ जगह ज्यादा बड़ी है और आज 20% डिस्काउंट भी है, लेकिन आपके लिए वही पुराना रेट रहेगा। ये सुनकर आंटली कहती है, डिस्काउंट की क्या जरूरत है? तुम जहां भी जाओगे मैं वहीं आऊंगी। ये सब जरूर तुम्हारे उस ब्लैक हार्ट लैंडलॉर्ड की वजह से हुआ है। जिस पर मैं हल्का सा हंसते हुए कहता हूँ, पता नहीं, शायद वह अभी लाइफ के बारे में सोच रहा होगा। हमारी यह बात फैन डेबियाओ साफ सुन लेता है, जिस पर वह तुरंत सिर घुमाता है और मुझे ऐसे घूरने लगता है जैसे अभी मुझ पर अटैक कर देगा, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ और वापस दुकान के अंदर चला जाता हूँ। फिर मैं आंटली से कहता हूँ, आपका नूडल्स अभी आ जाता है? इसके बाद फैन डेबियाओ सड़क के उस पार करीब आधे घंटे तक खड़ा रहता है और तब तक मेरी दुकान में 3 टेबल भर चुके होते हैं। जिस पर एक पुराना कस्टमर कहता है, श्याओये, ये नई दुकान तो पुरानी वाली से भी अच्छी है। मैं सोच रहा था सामने वाली दुकान आज तक खुल क्यों नहीं रही। मैं तो डर गया था, मुझे लगा तुम कहीं भाग गए। फिर दूसरा कस्टमर कहता है, श्याओ ये जैसा खाना बनाता है वह कहीं भी जाकर चमक सकता है। इसके बाद सारे पुराने कस्टमर आपस में बातें करने लगते हैं। वे सब आस पड़ोस के लोग होते हैं जिन्होंने 3 साल से मेरा खाना खाया था और मेरे काम और मेरे नेचर को अच्छे से जानते थे। जिस पर वे सब फैन डेबियाओ की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में उसके लिए थोड़ा कॉन्टेम्प्ट और थोड़ा मजाक साफ दिखता है। आखिरकार फैन डेबियाओ खुद को रोक नहीं पाता। वह गुस्से से भरा चेहरा लेकर सड़क पार करता है और सीधे मेरी नई दुकान की तरफ आने लगता है। यह देखकर जो लोग खाना खा रहे होते हैं वे भी अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देते हैं और दुकान का माहौल अचानक से टेंस हो जाता है। श्याओलिन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मैं उसे चिंता न करने का इशारा करता हूँ। फिर फैन डेबियाओ मेरे सामने आकर रुकता है, जिस पर मैं कहता हूँ, अंकल फैन, क्या बात है? उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका होता है। फिर वह दांत पीसते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत गंदी चाल चली है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है।
जिस पर मैं बिल्कुल शांत होकर कहता हूँ, मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? ये तो तुमने ही कहा था अगर मैं एग्री नहीं करता तो यहाँ से चला जाऊं। अब मैं चला गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यह सुनकर वह गुस्से में कहता है, तुमने ठीक नहीं किया, हमने बात पक्की कर ली थी। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, तुम लोगों ने मुझे पहले बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पहली बात, हमने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, और दूसरी बात, तुम एक एजेंट को लेकर आए थे ताकि मुझ पर प्रेशर डाल सको। अब तुम मुझसे लॉजिक की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें यह खुद अजीब नहीं लग रहा? मेरी यह बात सुनकर दुकान में बैठे कस्टमर भी बोलना शुरू कर देते हैं। एक आदमी कहता है, ओल्ड वांग, तुम्हारा ये काम बिल्कुल सही नहीं है। शियाओ तुम्हें हर महीने 3,000 देता था और तुमने एक बार में 8,000 मांग लिए, यह तो सीधा लूटना हुआ। फिर दूसरा आदमी कहता है, सही बात है, तुम्हारा चेहरा तो पहले ही अच्छा नहीं था, लेकिन अब तुम और भी बुरे लग रहे हो। तुम्हें बस ये देखकर जलन हो रही है कि एक जवान लड़का तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और फिर वह आगे कहता है, अच्छा हुआ शियाओ के पास दूसरी जगह जाने का ऑप्शन था, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग उसे पूरा निचोड़ लेते। यह सुनकर फैन देबियाओ का चेहरा कभी लाल होता है, कभी सफेद। वह गुस्से में कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब सब लोग उसके खिलाफ हैं। जिस पर वह मुझे घूरते हुए कहता है, ये चैन, तुम रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी? इस सड़क पर मैं तुम्हें बिजनेस नहीं करने दूंगा। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अंकल फैन, एक बात याद रखना, अब यह लॉ वाला सोसाइटी है। अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो मैं किसी भी समय पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। इसके बाद मैं कस्टमर्स की तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, सॉरी एवरीवन, आपकी मील में डिले हो गया, आज का खाना मेरी तरफ से है। मेरी यह बात सुनते ही पूरी दुकान में शोर मच जाता है। सब लोग जोर जोर से चीयर करने लगते हैं और फैन डेबियाओ दरवाजे पर खड़ा रह जाता है। उसने कुछ सेकंड तक लाइट जलाई रखी और आखिर में घिन से भरा हुआ चेहरा बनाकर कार में बैठ जाता है। फिर एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारता है और वहां से निकल जाता है। मैं उसकी कार को सड़क के मोड़ पर गायब होते हुए देखता रहता हूँ और फिर मेरे चेहरे की स्माइल धीरे धीरे वापस गायब हो जाती है। मुझे पहले से पता था कि फैन देबियाओ इतनी आसानी से ये बात नहीं छोड़ेगा, वह जरूर कोई गंदी चाल चलेगा। जिस पर मैं वापस पीछे वाले कमरे में जाता हूँ। वहां बर्तन में ब्रथ धीरे धीरे उबल रहा होता है और उसे देखते हुए मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, जो भी करना है कर लो, अगर खेल खेलना है तो मैं भी आखिर तक खेलूंगा। नई दुकान का बिजनेस बहुत तेज चलने लगता है और इसी वजह से मेरी छोटी सी दुकान अचानक से इंटरनेट पर फेमस चेक इन पॉइंट बन जाती है, जिस पर कई दिनों तक दुकान पूरी तरह भरी रहती है। शाओलिन इतना बिजी हो जाता है कि उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। फिर मजबूरी में मैं एक आंट को काम पर रखता हूँ जो कस्टमर्स को खाना सर्व करती है, तब जाकर हम किसी तरह काम संभाल पाते हैं। उधर उस दिन बुरी तरह बेइज्जत होकर जाने के बाद फैन डेबियाओ दोबारा कभी मेरी दुकान के सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने सुना था कि उसने अपनी पुरानी शॉप फिर से एजेंट को दे दी है और इस बार वह उसका रेंट 10,000 युआन मांग रहा है, जिस पर एजेंट भी हैरान हो जाता है। लेकिन फैन डेबियाओ को पूरा यकीन होता है कि अगर मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल सकता है तो यह जगह भी इतनी ही कीमती है। उसे ऐसा फील होता है कि जल्दी ही कोई दूसरा आदमी आएगा और मेरी तरह वह भी उस दुकान को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और उन दिनों में उसकी शॉप देखने तक कोई नहीं आता। वहां किसी एक इंसान की परछाई तक नहीं दिखती, जिस पर मुझे लगने लगता है कि वह इसी तरह बेवकूफ बना रहेगा। लेकिन तभी नई मुसीबत खुद चलकर मेरे पास आ जाती है। सबसे पहले शाओलिन दौड़कर मेरे पास आता है और घबराकर कहता है, ब्रदर ये आपने सुना? जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? फिर वह कहता है, बाहर लोग रूमर फैला रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का खाना साफ नहीं है। यह सुनकर मैं पूछता हूँ, किसने कहा? जिसके जवाब में शाओलिन कहता है, आज कई पुराने कस्टमर मुझसे पूछने आए थे। पास वाली ग्रोसरी शॉप वाला जो शेन हर जगह जाकर बोल रहा है कि हम सबसे सस्ता और घटिया मीट इस्तेमाल करते हैं, और फिर वह यह भी कह रहा है कि हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वह गटर से निकाला हुआ रिसाइकिल्ड ऑयल है। फिर शाओलिन गुस्से में कहता है, जोशन ऐसा अपने आप नहीं कर सकता। उसका फैन देबियाओ की वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, दोनों साथ में महाजोंग खेलते हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आपको फैन देबियाओ ने नहीं निकाला, बल्कि आप कई महीनों का रेंट नहीं दे पाए, इसलिए उसने आपको भगा दिया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ये सुनकर शाओलिन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, इतनी बेकार बातें कौन मानेगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मैं सब सुनकर समझ जाता हूँ, फैन डेबियाओ खुद सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा, इसलिए उसने अपनी वाइफ को आगे कर दिया है। और इस तरह की गंदी चाल सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं। जिस पर उसी दोपहर फैन डेबियाओ की वाइफ शी यूफेन खुद मैदान में उतर आती है। वह सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानों के सामने खड़ी होकर अपनी कुछ जान पहचान वाली औरतों को साथ लेकर हर जगह मेरे बारे में बुरा बोलने लगती है। फिर वह जोर जोर से कहती है, अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, उस रेस्टोरेंट वाले पर बिल्कुल भरोसा मत करना, उसके इंग्रेडिएंट्स सब सड़े हुए होते हैं। वह सब्जी मंडी से फेंकी हुई सब्जियां उठाकर लाता है और उसकी दुकान भी मेरी थी। हमने उस पर दया करके उसे जगह दी थी, लेकिन उसने पूरी दुकान गंदी और खराब कर दी। फिर वह रेंट भी नहीं देता था और आखिर में चुपचाप भाग गया।
उसकी यह बात सुनकर कुछ ऐसे लोग जो सच नहीं जानते थे वे रुक जाते हैं और क्यूरियोसिटी में मेरी दुकान की तरफ देखने लगते हैं। उसी समय मेरी दुकान में भी कुछ कस्टमर खाना खा रहे होते हैं और यह सब सुनकर उनके चेहरे भी थोड़े खराब हो जाते हैं, जिस पर श्याओलिन का गुस्से से चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर वह एक झाड़ू उठाता है और बाहर भागने लगता है। वह गुस्से में कहता है, ब्रदर, मैं अभी जाकर उससे लड़ता हूँ। लेकिन मैं उसे पकड़कर वापस खींच लेता हूँ और कहता हूँ, अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम सीधे उसके ट्रैप में फंस जाओगे। वह तो यही चाहता है कि हम उससे सड़क पर झगड़ा करें और बात को बड़ा बना दें ताकि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए। जिस पर श्याओलिन पूछता है, तो फिर क्या करें, क्या हम उसे ऐसे ही बोलने दें? मैं शांत होकर कहता हूँ, वह अभी जितना ज्यादा बोलेगी बाद में उतनी ही बुरी तरह गिरेगी। इसके बाद मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और शे युफेन की तरफ कैमरा करके वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। मैं पूरे 5 मिनट तक उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। उस वीडियो में शे युफेन जोर जोर से मेरे खिलाफ झूठी बातें बना रही होती है और उसके साथ खड़े कुछ दूसरे शॉप वाले भी उसकी बातों में और मसाला डाल रहे होते हैं। फिर मैं फोन वापस रखता हूँ और दुकान में बैठे कस्टमर्स की तरफ देखकर कहता हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे पुराने कस्टमर जानते हैं कि बाहर जो बातें कही जा रही हैं वह सब झूठ है और नए लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं कल एक इवेंट रख रहा हूँ। सासरा हूँ। कल दोपहर ठीक 12 बजे हमारी किचन आधे घंटे के लिए सबके लिए खुली रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब अंदर आकर खुद देखें कि हम कौन सा राइस, कौन से नूडल्स, कौन सा ऑयल और कौन सा मीट इस्तेमाल करते हैं। मेरी दुकान में हर चीज साफ है और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करता हूँ। मेरी यह बात सुनकर एक पुराना कस्टमर कहता है, शाओये, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, कल मैं जरूर आऊंगा। फिर दूसरा आदमी कहता है, और मैं अपने पड़ोसियों को भी साथ लाऊंगा ताकि उन लोगों को दिखा सकें कि असली साफ सफाई किसे कहते हैं। जिस पर दुकान का माहौल अचानक से गर्म हो जाता है और सभी लोग मेरा सपोर्ट करने लगते हैं। उधर सड़क के उस पार खड़ी शे युफेन हमें देखकर गुस्से में मुंह बनाती है और फिर अपनी औरतों को लेकर वहां से चली जाती है। मैं उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता हूँ और मेरे होंठों पर हल्की सी ठंडी स्माइल आ जाती है। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, शे युफेन, फैन देबियाओ, तुम्हें लगता है कि यह सब यहीं खत्म हो गया? असली खेल तो अभी बाकी है। और अगले दिन मेरी किचन ओपन इवेंट पूरी सड़क पर सबसे बड़ी खबर बन जाती है। मैं पहले ही कई दर्जन लीफलेट छपवा चुका होता हूँ और उन लीफलेट पर कुछ ज्यादा नहीं लिखा होता, बस एक लाइन लिखी होती है, जो सच से नहीं डरता वही सबसे अच्छा होता है। ये फैमिली रेस्टोरेंट आपको अपनी किचन अपनी आंखों से देखने के लिए बुलाता है। वह फ्लायर मैंने शाओलिन और कुछ पुराने कस्टमर्स को दे दिए और उनसे कहा कि इन्हें पास की कॉलोनी और ऑफिस बिल्डिंग में बांट दो। उस फ्लायर पर एक फोटो भी लगी होती है। वह उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट था जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था। उसमें शे युफेन का बिगड़ा हुआ चेहरा साफ दिख रहा होता है, लेकिन मैंने उसकी आंखों पर मोज़ेक लगा दिया था और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, रूमर्स वहीं रुकते हैं जहां लोग सच समझते हैं। यह देखकर लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अगले दिन दोपहर 11:30 बजे तक मेरी दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। पूरा रास्ता लोगों से भर जाता है। हर कोई यही देखना चाहता है कि मैं खुद को कैसे प्रूव करूंगा। जिस पर फैन देबियाओ और शे युफेन भी वहां आ जाते हैं। दोनों भीड़ के बाहर खड़े होते हैं और उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे होते। फिर ठीक 12 बजे मैं समय पर किचन का दरवाजा खोल देता हूँ और कहता हूँ, सभी लोग वेलकम हैं, आप सब मेरी बैक किचन देख सकते हैं। कल रात मैंने पूरी किचन साफ की थी। वह इतनी साफ होती है कि जैसे उसमें चेहरा दिख जाए। फर्श पूरी तरह सूखा और साफ होता है। स्टेनलेस स्टील का स्टोव और काम करने वाली टेबल पर जरा सा भी डस्ट नहीं होता। दीवार पर हमारे एम्प्लॉयज के हेल्थ सर्टिफिकेट लगे होते हैं और कोने में डस्टबिन भी साफ सुथरे तरीके से रखे होते हैं। इसके बाद मैं सबको एक एक चीज दिखाना शुरू करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, यह हमारा राइस है, नॉर्थ ईस्ट वुचंग राइस, और यह हमारा ऑयल है, एक बड़ा ब्रांड नॉन जीएमओ। उसकी खरीदने की रिसीट भी दीवार पर लगी होती है, आप सब खुद देख सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ, यह रिसीट कल की है और यह पोर्क है जो आज सुबह ही आया है। आप इसका कलर और इसकी इलास्टिसिटी देख सकते हैं। इसके बाद मैं सब्जियों की तरफ इशारा करता हूँ और कहता हूँ, मैं जो भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करता हूँ उन्हें कम से कम 3 बार साफ पानी से धोया जाता है। यह सुनकर एक आदमी कहता है, यह किचन तो मेरे घर से भी ज्यादा साफ है। शाओये सच में बहुत ध्यान रखने वाला इंसान है। फिर दूसरा आदमी कहता है, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, अब मैं यहाँ रोज खाना खाऊंगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक औरत कहती है, यह सब बोलने से क्या होता है, कौन जाने तुम आज बस दिखावा कर रहे हो। जिस पर दूसरी औरत तुरंत कहती है, सिस्टर जांग, यह बात सही नहीं है, मैं यहाँ 3 साल से खाना खा रही हूँ और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं सबकी तरफ देखकर कहता हूँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने यह सब क्यों किया, क्योंकि कल सड़क पर एक बहुत उत्साही लेडी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा था। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और कल वाली वीडियो चला देता हूँ। फिर वीडियो में शे युफेन की तेज और खराब आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वह बोल रही होती है कि मैं सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल करता हूँ और मार्केट से फेंकी हुई चीजें उठाकर लाता हूँ। यह सुनते ही वहां अचानक पूरी तरह शांति छा जाती है और फिर सबकी नजर धीरे धीरे भीड़ के बाहर खड़े फैन देबियाओ और शे युफेन पर चली जाती है। जिस पर मैं वीडियो बंद करता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, सभी लोग देख लीजिए, यही इन रूमर्स की शुरुआत है। फिर मैं सबकी तरफ देखता हूँ और आखिर में मेरी नजर फैन देबियाओ और शे युफेन पर जाकर रुक जाती है।
इसके बाद मैं कहता हूँ, मैं यहाँ 3 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे फील होता है कि मैंने हमेशा अपनी कॉन्शियस के हिसाब से काम किया है, लेकिन क्योंकि मैंने इनकी ज्यादा रेंट वाली बात नहीं मानी, इसलिए इन्होंने अपनी वाइफ को भेजकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको ये सही लगता है? मेरी ये बात सुनते ही भीड़ अचानक गुस्से में भर जाती है। एक आदमी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। फिर दूसरा आदमी कहता है, यह तो पूरी तरह बेकार बात है। और तीसरा आदमी कहता है, तो असली बात ये थी, खुद का काम नहीं चला तो अब दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। इसके बाद लोग फैन डेबियाओ और शी युफेन को जोर जोर से बुरा बोलने लगते हैं, जिस पर फैन डेबियाओ तुरंत अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद मेरी छोटी सी दुकान और भी ज्यादा फेमस हो जाती है और लोग उसे साफ सफाई और भरोसे की जगह मानने लगते हैं। उसी दोपहर एक जवान लड़का सामने वाली फैन डेबियाओ की दुकान देखने आता है। वह वहां मिल्क टी शॉप खोलना चाहता था, लेकिन जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह सिर हिलाता है और कहता है कि ऐसे लैंडलॉर्ड के साथ काम करना बहुत डरावना है। फिर वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, जिस पर मैं सामने वाली उस दुकान का बंद शटर देखता हूं, जो अब भी पहले की तरह बंद पड़ा होता है। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति आती है। फिर मैं मन ही मन कहता हूं, फैन डेबियाओ, तुम्हारा नुकसान अभी बस शुरू हुआ है। किचन ओपन डे के अगले दिन मेरी दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लग जाती है, जिस पर शाओलिन बाहर खड़ा होकर लाइन संभाल रहा होता है। इसी बीच एक आदमी अंदर आता है। वह मास्टरमां होता है, जिसकी ओल्ड शॉप मेरी पुरानी दुकान के बगल में थी। वह एक बार्बर शॉप चलाता था और वह भी फैन डेबियाओ का टेनेंट था। वह मुझे देखते ही कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करने आया हूँ। जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, मेरा शुक्रिया क्यों? फिर वह कहता है, तुमने हमारी तरफ से भी ये बदला लिया है। वह फैन डेबियाओ सच में बहुत खराब इंसान है। वह मेरा रेंट भी 2000 से बढ़ाकर 4500 करना चाहता था और मैं एक छोटी सी बार्बर शॉप से इतना पैसा कहाँ से लाता? फिर वह कहता है, मैंने बहुत देर तक उससे बात की, तब जाकर उसने मुझे 3 महीने और दिए। लेकिन इन दिनों मैं इतना परेशान था कि मुझे रात को नींद तक नहीं आती थी। यह सुनकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि फैन डेबियाओ मुझे एग्जाम्पल बनाना चाहता था। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो बाकी टेनेंट भी डर जाते और फिर वह सबसे ज्यादा रेंट मांगता। फिर मास्टरमां कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, हार्डवेयर शॉप वाले लाओली और छोटे सुपरमार्केट वाले ब्रदर झाओ के साथ भी यही हुआ है। हम सब छोटे दुकानदार हैं। अगर वह ऐसे करेगा तो कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। लेकिन अब तो वह पूरी सड़क का दुश्मन बन गया है और पिछले 2 दिनों से उसने रेंट की बात तक नहीं की। फिर मैं उससे कहता हूँ, अगर वह दोबारा ऐसी बेकार मांग करे तो डरना मत। सब लोग साथ में मिलकर कम्युनिटी ऑफिस या स्ट्रीट ऑफिस जाओ और कंप्लेंट करो। वह सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि मामला बड़ा हो जाए। जिस पर मास्टरमां सिर हिलाता है और कहता है, मैं समझ गया बॉस, ये आप सच में हम सबके लीडर हो। फिर वह हंसते हुए कहता है, आगे से मैं आपके यहाँ हेयर कट पर 50% डिस्काउंट दूंगा। इसके बाद मास्टरमां वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद मेरे मन में भी अलग ही फीलिंग आने लगती है। शुरुआत में मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए जवाब दिया था, लेकिन अब मुझे लगने लगता है कि यह बात सिर्फ मेरे बारे में नहीं रही। अब मैं अकेला नहीं था। फिर दोपहर में टाइम मिलते ही मैं सामने अपनी पुरानी दुकान की तरफ चला जाता हूँ। सामने वाली शॉप का शटर पूरी तरह बंद होता है। उसके दरवाजे पर लाल पेंट से कुछ लिखा हुआ होता है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, ब्लैक हार्ट वाला इंसान, और नीचे कुछ टेढ़े मेढ़े वर्ड्स भी लिखे होते हैं, जिस पर साफ पता चलता है कि जिसने यह लिखा था वह बहुत गुस्से में था। और उसके बगल में एक गंदी सी ड्राइंग भी बनी होती है। मैं बस ये सोचता हूँ कि जब फैन डेबियाओ ने यह सब देखा होगा तब उसका चेहरा कैसा हुआ होगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों में उसकी शॉप पूरी सड़क पर मजाक बन जाती है। फिर मैंने सुना कि उसने रेंट वापस घटाकर 3000 युआन कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी दुकान देखने कोई नहीं आता। जिस पर वह आदमी जो इतने सालों से सिर्फ हाउसेस कलेक्ट करके पैसा कमाता था, अब अपनी ही शॉप खाली देखकर परेशान होने लगता है। और जब उसकी शॉप रेंट पर नहीं जाती और उसका नाम पूरी तरह खराब हो जाता है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मुझे लगा था कि अब वह यहीं रुक जाएगा, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया था कि एक इंसान कितना नीचे गिर सकता है। एक रात जब मैं देर रात दुकान बंद करने वाला होता हूँ, तभी शाओलिन दौड़ते हुए आता है। वह घबराकर कहता है, ब्रदर, गड़बड़ हो गई। मैं अभी कूड़ा फेंकने गया था और मैंने फैन डेबियाओ को बाहर फोन पर बात करते हुए सुना। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या बोल रहा था? फिर शाओलिन कहता है, वह कह रहा था कि वह हमारी शिकायत करेगा। यह सुनकर मैं पूछता हूँ, किस बात की शिकायत? जिसके जवाब में वह कहता है, वह बोल रहा था कि हमारी हाइजीन ठीक नहीं है और फूड सेफ्टी में प्रॉब्लम है, और फिर वह ये भी कह रहा था कि ऊपर उसके जानने वाले लोग हैं और वह हमें सबक सिखाएगा। यह सुनकर मैं दुकान के बाहर आता हूँ और थोड़ी दूर एक कोने में फैन डेबियाओ को फोन पर गुस्से से बात करते हुए देखता हूँ। उसका चेहरा बहुत खराब होता है और वह लगातार किसी को डांट रहा होता है। फिर अगली सुबह सच में मुसीबत मेरे दरवाजे पर आ जाती है। सबसे पहले 3 लोग यूनिफॉर्म पहनकर मेरी दुकान में आते हैं। वे मार्केट सुपरविजन ब्यूरो के लोग होते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, हम लोगों को शिकायत मिली है कि यहाँ फूड सेफ्टी में बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें अचानक इंस्पेक्शन करनी है। यह सुनकर दुकान में बैठे कस्टमर भी खाना रोककर उनकी तरफ देखने लगते हैं। जिस पर मैं बिल्कुल शांत होकर कहता हूँ, जरूर, आप चेक कीजिए, हम पूरा कोऑपरेशन करेंगे। फिर शाओलिन हमारे सभी वर्कर के हेल्थ सर्टिफिकेट निकालकर उन्हें दे देता है और मैं उन्हें किचन और स्टोर रूम की तरफ लेकर जाता
जाता हूँ। इसके बाद वे लोग बहुत ध्यान से चेक करना शुरू करते हैं। वे इतने ध्यान से सब कुछ देखते हैं जैसे छोटी से छोटी कमी ढूंढना चाहते हो। एक आदमी टॉर्च लेकर स्टोव और कोनों की दरार तक चेक करता है। दूसरा आदमी रेफ्रिजरेटर खोलकर टेम्परेचर मेजर करता है और फ्रीजिंग और कूलिंग दोनों देखता है। तीसरा आदमी मेरी खरीदारी की लिस्ट और हर इंग्रेडिएंट की एक्सपायरी डेट ध्यान से देखने लगता है। लेकिन क्योंकि किचन ओपन डे के बाद से मैं अपनी किचन को और भी ज्यादा साफ रख रहा था, इसलिए वहां कोई कमी मिलती ही नहीं। जिस पर काफी देर बाद उनमें से एक आदमी कहता है, आपकी हाइजीन पूरी तरह नियमों के हिसाब से है, हम इसकी रिपोर्ट बना देंगे। और फिर वह कहता है, आगे भी इसे ऐसे ही मेंटेन रखना। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, धन्यवाद, हम जरूर ध्यान रखेंगे। उनके जाने के कुछ ही देर बाद फिर कुछ और लोग दुकान के अंदर आते हैं। इस बार वे फायर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ फायर सेफ्टी की सुविधा पूरी नहीं है और इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक है। यह सुनकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि कोई जानबूझकर यह सब कर रहा है। जिस पर मैं फिर से आगे बढ़कर कहता हूँ, मैं ऑनर हूँ, आप लोग जो चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद फायर डिपार्टमेंट वाले भी तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। वे फायर एक्सटिंग्विशर की प्रोडक्शन डेट और प्रेशर तक चेक करते हैं। फिर वे देखते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट के सामने कुछ रखा तो नहीं है और यहाँ तक कि स्मोक अलार्म भी चेक करते हैं। काफी देर बाद उनमें से एक आदमी कहता है, फायर सेफ्टी कोई मजाक नहीं होती, लेकिन आपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, ये सच में तारीफ के लायक है। मैं अभी उन्हें थैंक यू भी नहीं कह पाता। तभी दुकान के बाहर फिर से हलचल होती है। फिर कोई बाहर से आवाज देता है, क्या यहाँ ये फैमिली रेस्टोरेंट है? इस बार इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो के लोग आते हैं। जिस पर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और उनके पास जाकर कहता हूँ, हेलो, मैं ऑनर हूँ, इस बार क्या प्रॉब्लम है? फिर मैं अपना नया बिजनेस लाइसेंस उन्हें दे देता हूँ। उस पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मेरा ही नाम लिखा होता है। इसके बाद वे लोग मेरी दुकान के बाहर लगे उस रेड पेपर की तरफ इशारा करते हैं जिस पर लिखा होता है, नई दुकान खुली है, 20% डिस्काउंट। फिर वे मुझसे पूछते हैं, क्या आपने इसके लिए रिपोर्ट किया था? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, यह सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रमोशन है और यह पूरी तरह कानून के अंदर है। इसके बाद वे लोग पूरी दुकान में घूमकर सब कुछ देखते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। जिस पर टीम का लीडर जाते जाते मेरी तरफ देखता है और कहता है, बिजनेस करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तक आपके पेपर सही हैं और आप कानून के हिसाब से काम करते हैं, तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, धन्यवाद। फिर तीसरी टीम के जाने के बाद दुकान में बैठे कस्टमर जोर जोर से बातें करने लगते हैं। एक आदमी कहता है, श्याओ ये, अब देखना उस हरामी के पास और कौन सी चाल बची है। फिर दूसरा आदमी कहता है, जिसे डर नहीं होता वही सच में मजबूत होता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें थोड़ी भर जाती हैं। फिर मैं खुद को संभालता हूँ और कहता हूँ, धन्यवाद, सच में धन्यवाद। इसके बाद जब यह पूरा मामला खत्म होता है तो मेरा बिजनेस कम होने की जगह और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही सुबह में मेरी दुकान पर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन के लिए आए थे और हर जगह में पूरी तरह सही निकला। ये बात फिर पूरी सड़क पर खबर बन जाती है और अब मेरी छोटी सी दुकान सिर्फ साफ और भरोसे वाली जगह नहीं रहती, बल्कि लोग उसे एक एग्जाम्पल की तरह देखने लगते हैं। फिर लोग मजाक में कहने लगते हैं कि श्याओ ये कि दुकान में खाना खाने से पहले 3 बार चेकिंग होती है, यहाँ खाना अपने घर से भी ज्यादा सेफ है। यह सुनकर उसी दोपहर मैं कुछ पोस्टर छपवाने का फैसला करता हूँ। फिर मैं कुछ बड़े बड़े पोस्टर बनवाता हूँ और उन पर सबसे बड़े अक्षरों में लिखवाता हूँ, मार्केट सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की फायर ब्रिगेड और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लीडर्स का मैं गर्मजोशी से वेलकम करता हूँ। जिसके बाद मैं सबके सामने कहता हूँ कि अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स की सख्त रिव्यू के बाद हमारी स्टोर ने फूड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, लीगल ऑपरेशन और बाकी सभी चीजों में पूरी तरह स्टैंडर्ड्स को मीट किया है, जिस पर बेसमेंट में एक छोटी सी लाइन भी ऐड कर दी गई है। इसके बाद मैं कहता हूं कि सभी लोग यहां आकर टेस्ट कर सकते हैं और फिर मैं इस पोस्टर को अपनी स्टोर के दरवाजे पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह पर लगा देता हूं, जिस पर मैं वो वाला बैनर भी हाथ में पकड़ लेता हूं जिस पर लॉ एनफोर्समेंट नोटाराइजेशन और लोगों की प्रॉस्पेरिटी लिखा होता है। फिर मैं ढोल नगाड़ों के साथ उसे लेकर सड़क पर निकल जाता हूं और सब लोगों के सामने उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे बिजनेस का इतना ध्यान रखा, जिस पर उन्हें भी पता होता है कि इसके पीछे का छोटा सा खेल क्या है। लेकिन जब वो इतने सारे नेबर्स को वहां खड़ा देखते हैं तो वो सिर्फ मुस्कुराकर इस प्रॉस्पेरिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं, जिस पर उन्हें मजबूरी में हंसते हुए मेरे यूनिक प्रोडक्ट को क्रॉस करना पड़ता है और मुझे एक्सीलेंट मर्चेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ता है। इसके बाद मैं पूरी सिचुएशन को उल्टा घुमा देता हूं और पूरी सड़क पर तहलका मच जाता है, जिसे देखकर हर कोई पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और फिर इतनी जोर से हंसने लगता है कि लोग हंसते हंसते दोहरे हो जाते हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे वैन डेबियाओ का चेहरा जमीन पर घिस रहा हो और फिर एन भी जमीन पर बार बार हाथ रगड़ता रहता है। उसने पैसे खर्च करके कुछ लोगों को मेरी फैक्ट्री में भेजा था, लेकिन जिसकी वजह से मुझे फ्री में ऑथोरिटेटिव सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जिस पर वही चीज मेरे लिए प्रमोशन का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इसके ज्यादा समय बाद नहीं, मुझे पता चलता है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑफिसेस ने वैन डेबियाओ को बहुत सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उसने दोबारा अपनी रिपोर्ट करने की पावर का गलत यूज किया
मैलिशियस तरीके से लोगों को परेशान किया और पब्लिक रिसोर्सेज वेस्ट किए तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद फैन डेबियाओ पूरी सड़क पर मजाक बन जाता है। उसका नाम और उसका ब्लैक हार्टेड और बेशर्म होना दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जिस पर शिए यूफेन पहले तो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर अपना पूरा गुस्सा फैन डेबियाओ पर निकालने लगती है। मैं कई बार उनके घर के सामने से गुजरता हूँ और हर बार ऊपर से सुपरवाइजर की चीखने की आवाज और चीजें फेंकने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर शिए यूफेन चिल्लाकर कहती है, फैन डेबियाओ, आखिर में तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगे। मैं एक दिन के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तुमने मेरी पूरी इज्जत खत्म कर दी है। फिर वो और गुस्से में कहती है, क्या ये तुम्हारा आइडिया नहीं था? मैं भी बाहर वाली स्नेक वुमन की तरह अंधी बन गई थी और अब देखो क्या हो गया, मेरा नाम तक खराब हो गया। बेवकूफ, मैं भी कितनी स्टूपिड थी। अगर तुम रेंट के लालच में नहीं पड़ते तो क्या आज यह सब होता? जिस पर फैन डेबियाओ बाहर अपनी बेइज्जती झेल चुका होता है और घर में भी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। फिर वो हर दिन पागलों की तरह शराब पीना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो हर दिन नशे में धुत रहता है और उसकी आंखें दिन पर दिन और ज्यादा डरावनी लगने लगती हैं, जिस पर मास्टर माँ और बाकी लोग भी अब मेरे साइड में आने लगते हैं। जबकि फैन डेबियाओ उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन फैन डेबियाओ कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हैंड गिवर उन सबको वहां से भगा देता है, जिस पर मास्टर माँ रिप्रेजेंटेटिव बनकर बिना घबराए वहां से निकल जाता है। ये देखकर फैन डेबियाओ पूरी तरह स्टनर्ड रह जाता है और आखिर में सिर्फ अपने दांत पीसकर रह जाता है। इसके बाद उस दिन से वैन डेबियाओ और भी ज्यादा शराब पीने लगता है और जब भी वो रात में ज्यादा पी लेता है तो सड़क के उस पार खड़ा होकर मुझे घूरता रहता है। उसकी आंखें मेरे ऊपर नफरत और गुस्से से भरी रहती हैं, जिसे देखकर उसी दिन मैं अपनी दुकान और दरवाजे के बाहर 4 हाई डेफिनेशन नाइट कैमरों लगवा देता हूँ। कुछ दिन बाद आधी रात के समय वैन डेबियाओ फिर दिखाई देता है। उसके हाथ में रेड पेंट से भरी एक बकेट होती है और वो लड़खड़ाते हुए सीधे मेरी दुकान के दरवाजे तक आ जाता है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे मेरी ग्लास डोर और पोस्टर पर पूरी रेड पेंट फेंक देता है। फिर उसे लगता है कि यह अभी भी काफी नहीं है, जिस पर वो खाली बकेट उठाकर मेरी ग्लास डोर पर 2 बार जोर से मार देता है। इसके बाद अगले दिन सुबह उसके वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही शाओलिन सबसे पहले दुकान पर पहुंच जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्लाता है और मुझे फोन करता है, ब्रोदर, इस बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुनकर मैं तुरंत भागता हुआ वहां पहुंचता हूं और शाओलिन को गुस्से से कांपते हुए देखता हूं। फिर वो कहता है, ये जरूर फैन डेबियाओ उस बस्टर्ड का काम है। वो हद से ज्यादा बलिंग कर रहा है। हमें तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए। जिस पर मैं कहता हूँ, अभी टेंशन मत लो, तुम कुछ आंटिस्ट को बुलाकर यह जगह साफ करवाओ। थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दुकान खुलने से पहले सब कुछ पहले जैसा दिखना चाहिए। जिस पर शाओलिन पूछता है, ब्रोदर, क्या इस बार भी इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, कैसे पॉसिबल है? तुम पहले बाबूजी जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद मैं वापस दुकान में चला जाता हूँ और पिछली रात की सर्विलांस वीडियो निकालता हूँ, जिसमें साफ दिखाई देता है कि उसने पेंट फेंका, दरवाजा तोड़ा और फिर गुस्से वाले चेहरे के साथ वहां से भाग गया। पूरा प्रोसेस हाई प्रिसीजन कैमरा में बहुत साफ रिकॉर्ड हो जाता है। खासकर जब वो पेंट फेंकने के बाद ऊपर देखता है तो उसका पूरा चेहरा सामने आ जाता है। जिस पर मैं मन ही मन कहता हूँ, फैन डेबियाओ, मैं इस मौके का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और इस बार मैं तुम्हें पलटने का एक भी मौका नहीं दूंगा। फिर मैं सर्विलांस वीडियो का सबसे खतरनाक हिस्सा काट लेता हूँ और उसके सामने से रिकॉर्ड हुए उस मोमेंट की फोटो निकाल लेता हूँ। इसके बाद मैं गाड़ी लेकर सीधे टाउन के फोटो स्टूडियो पहुंच जाता हूँ। मैं वहां पहुंचकर बॉस से कहता हूँ, बॉस, मेरी मदद करो, इस फोटो को 24 इंच साइज में प्रिंट कर दो। जिस पर वो स्क्रीनशॉट देखकर कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर कहता है, अरे ये तो हुइमिंग रोड वाला फैन डेबियाओ है ना? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, हाँ वही है। इसके आधे घंटे बाद मैं वो फोटो लेकर वापस अपनी रेस्टोरेंट में लौट आता हूँ। उस समय क्लीनिंग एंट्स दरवाजे के बाहर की पेंट लगभग साफ कर चुकी होती हैं और आखिरी सफाई कर रही होती हैं, जिस पर मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। फिर मैं सड़क पार करके वैंडरबिल्ट की खाली दुकान के सामने पहुंच जाता हूँ, जिसके बाद मैं सुपर ग्लू निकालता हूँ और उस बड़ी फोटो को उसकी रोलिंग डोर के ठीक बीच में चिपका देता हूँ और फिर उस फोटो के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, कल रात 2 बजे अटैच्ड रेस्टोरेंट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले आदमी की तलाश है। मैंने नीचे ये भी लिख दिया कि जो कोई भी उसके क्राइम का मोटिव और उसके अगले प्लान के बारे में जानकारी देगा, उसे 5000 युआन कैश रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर वहां से गुजर रहे कुछ नेबर्स ये देखकर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे भगवान, ये तो वैन डेबियाओ नहीं है क्या? फिर कोई कहता है, क्या ये सच में क्राइम कर रहा है? देखो तो सही, इतने समय बाद इसके क्राइम वाली फोटो इसके अपने घर के दरवाजे पर लगी हुई है। अब तो इसे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं रही। जिस पर यह खबर पंख लगाकर पूरे इलाके में फैल जाती है और आधे घंटे से भी कम समय में वैन डेबियाओ की दुकान के सामने लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग खड़े होकर हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और उसे देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिस पर इस समय तक वैन डेबियाओ की रेपुटेशन पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। और उसी समय मैं धीरे से अपना फोन निकालता हूँ और 110 डायल कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ। कल रात किसी ने मेरी दुकान को जानबूझकर तोड़ा है। मेरे पास पूरी सर्विलांस फुटेज है और मैंने सस्पेक्ट की पहचान भी कर ली है। जिसके जवाब में सामने से कहा जाता है, ठीक है, आप वेट कीजिए,
और फिर करीब 10 मिनट बाद 2 हैट वाले अंकल वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर मैं पूरी वीडियो वाला यूएसबी ड्राइव उनमें से एक अंकल को दे देता हूं और कहता हूं यही प्रूफ है। फिर मैं उन्हें बस बताता हूं सस्पेक्ट सामने वाली बिल्डिंग में रहता है, तीसरी मंजिल पर, रूम 302 में। यह सुनकर दोनों अंकल सैकड़ों नेबर्स की नजरों के सामने सीधे उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां वैन डेबियाओ रहता है, और ज्यादा देर नहीं लगती। फिर थोड़ी देर बाद वो वैन डेबियाओ को पकड़कर बाहर ले आते हैं, जिस पर वैन डेबियाओ अपनी वही बदसूरत शक्ल को, जो 1000 गुना बड़ी करके उसकी दुकान के दरवाजे पर चिपकाई गई होती है और जिसे देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है, देखते ही पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आखिरी हिम्मत भी खत्म हो जाती है और उसके पैर तक कांपने लगते हैं, जबकि मैं अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर यह सब ठंडे चेहरे से देखता रहता हूं। लगभग 1 महीने से चल रही यह लड़ाई आखिरकार यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद जब वैन डेबियाओ को वहां से ले जाया जाता है तो पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। पुलिस की गाड़ी की फ्लैशिंग लाइट्स सड़क के मोड़ पर गायब हो जाती हैं और वहां खड़े लोग भी धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं, लेकिन हवा में अभी भी उसी गुस्से और डिस्कशन का माहौल बना रहता है, जिस पर अगले कुछ दिनों तक वैन डेबियाओ पूरे इलाके में लोगों के बीच सबसे बड़ा टॉपिक बना रहता है। जबकि मैं शांति से शाओलिन से कहता हूं गेस्ट्स आने वाले हैं, दुकान खोलने की तैयारी करो। जिस पर शाओलिन पूछता है ब्रोदर, क्या हम आज भी दुकान खोलेंगे? जिसके जवाब में मैं कहता हूं क्यों नहीं खोलेंगे, आसमान भी टूट पड़े तब भी हमें खाना तो खाना ही है। हमारा काम है कि सब लोग यहाँ आकर अच्छे से खाना खाएं। यह सुनकर शाओलिन जोर से सिर हिलाता है और तुरंत काम में लग जाता है। फिर आधे घंटे बाद हमारी रेस्टोरेंट हमेशा की तरह समय पर खुल जाती है, जैसे वह पूरा तमाशा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन सब लोग अंदर ही अंदर समझ रहे होते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उसी दिन दोपहर में मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और मुझे वहां जाकर स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाता है, जिस पर मैं दुकान शाओलिन को सौंप देता हूं और अकेला पुलिस स्टेशन चला जाता हूं। वहां जाकर मैं शुरुआत से सब कुछ बता देता हूं, लॉन्ग टर्म रेंट से लेकर झूठी रूमर्स तक, जानबूझकर कराई गई रिपोर्ट्स तक, और आखिर में पिछली रात पेंट फेंकने और दरवाजा तोड़ने तक। फिर पुलिस मुझसे कहती है वैन डेबियाओ ने जानबूझकर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वैल्यू 5000 युआन से ज्यादा है, इसलिए यह केस ऑफिशियली दर्ज किया जाएगा। जिस पर वो आगे कहते हैं हम उसे कानून के हिसाब से डिटेन करेंगे और फिर प्रोसिक्यूटर ऑफिस भेजेंगे। बाद में आपको विक्टिम के तौर पर कोर्ट में भी आना पड़ सकता है। जिसके जवाब में मैं कहता हूं मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। और फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैं गहरी सांस लेता हूं, जिस पर मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों से मेरे सीने में जमा सारा बोझ आखिरकार खत्म हो गया है। फिर करीब आधे घंटे बाद जैसे ही मैं अपनी दुकान के सामने पहुंचता हूं, वहां पहले से खड़े लोगों का एक ग्रुप मेरी तरफ दौड़कर आ जाता है, जिस पर सबसे पहले मास्टर माँ मेरा हाथ पकड़ लेता है और एक्साइटेड होकर कहता है बॉस, ये हमने सब सुन लिया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने हम सबके लिए और पूरी सड़क के लिए यह किया है। फिर शियाओयान भी कहता है बॉस, ये आगे कभी भी कुछ हो बस एक बार बोल देना, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं और कहता हूं सब लोग इतना सीरियस मत हो, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आगे से सब लोग आराम से और सेफली अपना बिजनेस करो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। फिर मैं कहता हूं अंदर चलो, आज मैं सबको ट्रीट देता हूं। यह सुनकर सब लोग मेरे साथ दुकान के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में वहां हंसी और बातों की आवाजें भर जाती हैं। फिर वैन डेबियाओ की डिटेंशन के तीसरे दिन शियुफेन मेरी दुकान पर आ जाती है। उसका चेहरा बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा होता है, जिस पर वो आते ही मुझे देखकर कहती है बॉस ये, और फिर अगले ही पल वो सीधे मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है बॉस ये, प्लीज एक बार दया कर दीजिए, मेरे आदमी को छोड़ दीजिए। फिर वो जल्दी जल्दी कहती है अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी हर भरपाई करूंगी, जो नुकसान हुआ है उसका पैसा दूंगी। जिस पर मैं ठंडे चेहरे से कहता हूं शियुफेन उठो, तुम मेरी दुकान में हो और ये सब मेरे बिजनेस पर असर डाल रहा है। लेकिन शियुफेन उठती नहीं और कहती है बॉस ये, वो कुछ समय के लिए कंफ्यूज्ड हो गया था, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, तभी उसने वह घटिया काम किया, अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। फिर वो रोते हुए कहती है बस आप जाकर अंकल से कह दो कि आप उसे माफ करने को तैयार हो, अगर आप समझौते वाली लेटर साइन कर दोगे तो वो बाहर आ जाएगा, हम आपको पैसा देंगे, आपका पूरा नुकसान भरेंगे, डबल देंगे नहीं ट्रिपल देंगे। जिस पर मैं हल्का सा हंस देता हूं और फिर कहता हूं शियुफेन, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूं? यह सुनकर वो चुप हो जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूं जब तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं रेंट को 3500 से बढ़ाकर 8500 कर दूं, तब तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी थी। जब तुम बाहर जाकर ये रूमर्स फैला रही थी कि मैं गटर ऑयल और सड़ी हुई सब्जियों का यूज करता हूं, तब तुमने ये नहीं सोचा कि तुम मेरी रेपुटेशन खराब कर रही हो। और जब उसने मैलिसियस रिपोर्ट करके मेरी दुकान बंद करवाने की कोशिश की और मुझे बैंकरप्ट करने की कोशिश की, तब उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए कोई रास्ता छोड़े। जिस पर अब वो मेरी दुकान पर आकर मेरा दरवाजा तोड़ देता है और तुम मुझसे कह रही हो कि वो बस कुछ समय के लिए कंफ्यूज्ड था। यह सुनकर शियुफेन का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ने लगता है।
फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, ये बात मेरी उसे माफ करने या ना करने की नहीं है। उसने कानून तोड़ा है और जो उसे मिलना चाहिए वो कानून की सजा और सीख है, ना कि मेरी माफी। मेरी माफी की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही उससे वो बच सकता है। यह सुनकर शिए यूफेन की आंखें अचानक बदल जाती हैं। फिर वो दांत भींचकर कहती है, तो क्या तुम हम सबको खत्म करना चाहते हो? मरविन, तुम बहुत क्रूअल हो, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। जिसके जवाब में मैं ठंडे चेहरे से कहता हूँ, मुझे नहीं पता मुझे बदला मिलेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसका बदला उसके पास पहुंच चुका है। अब मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। इसके बाद एक रियल एस्टेट कंपनी का मैनेजर जो हमेशा मेरी दुकान पर आता रहता था, खुद मेरे पास आता है। फिर वो कहता है, बॉस, ये क्या आपको इंटरेस्ट है कि आप अपनी रेस्टोरेंट हमारी नई प्रॉपर्टी में खोलें? हमने चेंगडोंग में एक नया कमर्शियल प्लाजा डेवलप किया है जो अगले साल ओपन होगा। आपकी कुकिंग स्किल और आपका कैरेक्टर दोनों हमें बहुत पसंद है। जिस पर वो आगे कहता है, हम आपको सबसे अच्छी जगह देना चाहते हैं और सबसे अच्छा रेंट भी आपके लिए रखा गया है। यह सुनकर मेरे सामने जैसे एक नया रास्ता खुल जाता है। एक नई ब्रांच खोलना, अपनी रेस्टोरेंट को एक ब्रांड बनाना और एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना, सब कुछ जैसे मुझे बुला रहा होता है। 1 महीने बाद वैन डेबियाओ को जानबूझकर प्रॉपर्टी डैमेज करने के जुर्म में गिल्टी ठहरा दिया जाता है और उसे 8 महीने की जेल की सजा मिल जाती है। जिसके बाद वैन डेबियाओ की दुकान और उसका घर बाहर से आए एक इन्वेस्टर खरीद लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस मार्केट प्राइस से लगभग 30% कम होती है। उसी समय उसकी पुरानी दुकान के बाहर स्कैफोल्डिंग लग चुकी होती है और अंदर वर्कर्स लगातार काम कर रहे होते हैं। हर तरफ हथौड़े और मशीनों की आवाज गूंज रही होती है। जिस रोलिंग डोर पर पहले पेंट फेंका गया था और जिस पर वो बड़ी फोटो लगी थी, उसे हटा दिया गया होता है और उसकी जगह अब एक नई ग्लास और वुडन वॉल लगाई जा रही होती है, जिस पर साफ दिखाई देता है कि वैन डेबियाओ का दौर अब खत्म हो चुका है। जबकि मेरी नजरें अब चेंगडोंग न्यू कमर्शियल प्लाजा की तरफ बढ़ चुकी होती हैं। उस प्रोजेक्ट की फाइल मेरे ड्रॉर में रखी होती है और इन दिनों मैं अपनी सिग्नेचर डिशेस को फिर से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता हूँ। मैं कुकिंग प्रोसेस को स्टैंडर्ड बना रहा होता हूँ और फिर मैं एक ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में भी एडमिशन ले लेता हूँ, जिस पर शाओलिन मुझे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ब्रोदर, हम अभी इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप इतना क्यों कर रहे हो? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, शाओलिन, यह दुकान बस हमारी शुरुआत है। आगे हम इस शहर में दूसरी और तीसरी रेस्टोरेंट भी खोलेंगे। यह सुनते ही शाओलिन की आंखें चमकने लगती हैं। उसके चेहरे पर फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि चेंगडोंग न्यू कमर्शियल प्लाजा इस शहर के फ्यूचर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सिंबल है। यह एक नया बिजनेस एरिया है जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। प्लान के हिसाब से वहां शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिस सब कुछ एक ही जगह होगा और उसका टारगेट इस शहर के सबसे यंग और सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करना है। जिस पर स्क्वायर के सामने फर्स्ट फ्लोर पर जो जगह है जहां फाउंटेन बना हुआ है, वही पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जा रही है। वहां सबसे ज्यादा लोग आने वाले हैं और उसके नीचे छोटे अक्षरों में रेंट प्लान भी लिखा होता है। पहले 2 साल तक बिल्कुल रेंट फ्री और तीसरे साल के बाद सिर्फ आधा रेंट। जिस पर मैनेजर चेन मुझसे कहता है, उन्हें सिर्फ आपकी कुकिंग नहीं पसंद आई, उन्हें आपकी रेप्यूटेशन भी पसंद आई है और उस पूरी कोशिश से, उस पूरे हंगामे के दौरान आपने जो स्टबर्ननेस और स्मार्टनेस दिखाई थी, वही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। उन्हें आपके जैसे ऐसे मर्चेंट की जरूरत है जिसके पास अपनी स्टोरी हो और जिसके बारे में लोग बात करें, क्योंकि आपकी रेस्टोरेंट अब एक तरह से इस इलाके की पहचान बन चुकी है। लेकिन मेरे दिल में यह बात साफ होती है कि चाहे ये एक अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन ह्यूमन रोड पर मैं नेबर्स की सपोर्ट और 3 साल में कमाए गए भरोसे के दम पर यहां तक पहुंचा हूं। अब एक नई जगह पर, नए बिजनेस एनवायरनमेंट में, जहां लोग ज्यादा पिकी होंगे और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, वहां मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मैं अपनी रेस्टोरेंट को कैसे कॉपी करूं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर डिश का टेस्ट, हर मसाले का रेशियो मेरे दिमाग और मेरे हाथों में है। लेकिन अगर मुझे नई ब्रांच खोलनी है तो मुझे अपने हाथों की स्किल को एक ऐसे सिस्टम में बदलना पड़ेगा जिसे कोई भी सीख सके, कॉपी कर सके और उसी तरह फॉलो कर सके, जिस पर मैं हर डिश को डिटेल में लिखना शुरू कर देता हूँ। कितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, सब्जी कितनी बड़ी काटनी है, किस ऑर्डर में कुकिंग करनी है, कितनी देर तक पकाना है और आखिर में सॉस का एक स्पून कब डालना है, सब कुछ। मैं हर चीज की एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखता हूँ। कुछ चीजों को तौल कर रखा जाता है और कुछ डिशेस के लिए टाइमर तक यूज किया जाता है। यह देखकर शाओलिन हैरान होकर कहता है, ब्रोदर, क्या आप केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? जिसके जवाब में मैं हंसकर कहता हूँ, आज से तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो। आगे चलकर मैं ये पुरानी दुकान तुम्हें सौंप दूंगा और तुम्हें इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल मेरे जैसा सेम टेस्ट बनाना सीखना होगा। ये सुनते ही शाओलिन की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। फिर वो उन पेजेस को हाथ में पकड़कर जोर से सिर हिला देता है। लेकिन सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन काफी नहीं है, मुझे ऐसे नए शेफ्स भी चाहिए जो पूरी किचन को संभाल सकें, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट की फाउंडेशन शेफ जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है। जिस पर मैं इंडस्ट्री में आने वाली
रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना शुरू कर देता हूँ और अपने कुछ फूड सप्लायर्स से भी कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा आदमी मिले तो मुझे बताएं। उस समय चेंगडोंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर हर तरफ ऊंचे टावर क्रेन और स्कैफोल्डिंग लगे हुए होते हैं। हवा में सीमेंट और मिट्टी की स्मेल फैली होती है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन साइट के सामने खड़ा होकर उस बिल्डिंग को देखता रहता हूँ जो धीरे धीरे शेप ले रही होती है, और उसे देखकर मेरे दिल में भी एक नई गर्मी उठने लगती है, क्योंकि वैन डेबियाओ मुझे खत्म करना चाहता था, लेकिन गलती से उसी ने मेरे लिए एक बड़ी दुनिया का दरवाजा खोल दिया और मेरी जिंदगी अब उस ऊंचाई की तरफ बढ़ रही होती है जिसके बारे में मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। 1.5 महीने बाद मैं ऑफिशियली चेंगडोंग न्यू कमर्शियल प्लाजा के डेवलपर के साथ दूसरी लीज साइन कर देता हूँ, और साइनिंग वाले दिन मैनेजर चेन खुद वहां मौजूद होता है और साथ में कुछ लोकल मीडिया वालों को भी बुलाता है, जिस पर मैनेजर चेन सबके सामने कहता है, बॉस, ये ह्यूमन रोड का नाम है, ये एक लोकल बिजनेस है और इनकी स्टोरी हमारे समय के छोटे लोगों की स्पिरिट को दिखाती है। जिसके बाद जब ये न्यूज बाहर जाती है तो मैं एक बार फिर पूरे इलाके में लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बन जाता हूँ। हर तरफ यही बात होने लगती है कि मेरा चेंगडोंग में ब्रांच खुलने वाला है, जिस पर कई नेबर्स कहते हैं, श्याओ ये तो सच में बहुत आगे निकल गया, अब तो वह चेंगडोंग में भी ब्रांच खोलने जा रहा है। फिर कोई और कहता है, सोना जहां भी जाता है चमकता जरूर है, लेकिन आगे अगर हमें तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाना हुआ तो क्या हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मैं मुस्कुराता हूँ और एक एक करके सबको समझाता हूँ, अंकल आंटी आप लोग चिंता मत करो, यह पुरानी दुकान कभी बंद नहीं होगी, यह हमेशा हुइमिन रोड का हमारा बेस कैंप रहेगी और इसे मैं शाओलिन को सौंप दूंगा, बिल्कुल पहले जैसा। जिस पर शाओलिन का नाम आते ही मुझे याद आता है कि पिछले कुछ समय में उसने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है। उसने अपना लगभग पूरा फ्री टाइम किचन में बिताया है। एक सिंपल टोमेटो एग भी वो प्रोसेस के हिसाब से दर्जनों बार बनाता है जब तक उसका कलर और टेस्ट बिल्कुल मेरे जैसा ना हो जाए। जिस पर मैं उसका फोकस्ड चेहरा देखता हूँ और मुझे लगता है जैसे मैं कुछ साल पहले खुद को देख रहा हूँ जब मैंने पहली बार यह दुकान शुरू की थी। और फिर मैं फैसला कर लेता हूं कि जब नई दुकान खुल जाएगी और सब कुछ ठीक से चलने लगेगा तब मैं इस पुरानी दुकान का 30% हिस्सा शाओलिन को दे दूंगा। इसी दौरान शेफ का मामला भी फिक्स हो जाता है। एक इंग्रेडिएंट सप्लायर मुझे जुआंग क्वांग नाम के एक लड़के के बारे में बताता है। उसकी उम्र 26 साल होती है और वो शहर के एक 5 स्टार होटल में सूस शेफ का काम करता है, लेकिन वो लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता और होटल में हमेशा दबा रहता है, जिस पर उसे कभी प्रमोशन नहीं मिल पाता। फिर मैं उसे मिलने के लिए बुलाता हूँ और सीधे उसे किचन में ले जाता हूँ, जिसके बाद मैं उसके सामने एक डिश बनाता हूँ और उसे टेस्ट करने को देता हूँ। फिर मैं स्पून उसके हाथ में देता हूँ और कहता हूँ कि अब वही डिश दोबारा बनाओ, जिस पर वो सिर्फ एक बार मुझे काम करते हुए देखता है और लगभग सब कुछ समझ जाता है। दूसरी बार जब वो वही डिश बनाता है तो उसका टेस्ट लगभग मेरे जैसा होता है और तीसरी बार वो डिश की प्रेजेंटेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी कर देता है, जिससे खाना और ज्यादा अच्छा दिखने लगता है। यह देखकर मैं तुरंत उससे कहता हूँ, अगले महीने से तुम यहाँ काम करोगे, तुम्हारी बेसिक सैलरी अभी की सैलरी से 20% ज्यादा होगी और जब नई दुकान ओपन हो जाएगी तब तुम्हें 5% प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, तुम्हें हर चीज बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी होगी। ये सुनकर जुआंग क्वांग मेरी तरफ देखता है और फिर बहुत एक्साइटेड होकर कहता है, थैंक यू बॉस, ये आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिस पर धीरे धीरे सब कुछ सही डायरेक्शन में जाने लगता है। टीम के मेन लोग अब तैयार हो चुके होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस भी तय हो चुका होता है और नई दुकान की डिजाइन ड्राइंग भी डेवलपर की तरफ से भेज दी जाती है। सभी काम प्रोफेशनल डिजाइनर कर रहे होते हैं और मैं लगातार फ्यूचर के लिए बिजी रहता हूँ। जब मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि मुझे दिन और रात का फर्क तक महसूस नहीं होता, उसी समय हुइमिन रोड की पुरानी बातें भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। जिस पर सामने वाले नए मालिक ने वैन डेबियाओ की पुरानी दुकानों को मिलाकर एक एक्सप्रेस होटल बना दिया होता है। उसका काम बहुत तेजी से चल रहा होता है। हर दिन स्कैफोल्डिंग कम होती जा रही होती है और उसके पीछे से नई ग्रे बिल्डिंग और बड़ी ग्लास विंडोजेस दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर पूरा होटल काफी शानदार लगता है। कभी कभी मैं मास्टर माँ और उन पुराने टेनेंट्स को सड़क के किनारे खड़ा देखता हूँ जो पहले वैन देबियाओ की दुकान में रेंट पर रहते थे। वो सब उस नए होटल को देखते रहते हैं और आपस में धीरे धीरे कुछ बातें करते रहते हैं, जिस पर मैं समझ जाता हूँ कि वो सब यही सोच रहे हैं कि समय कितनी जल्दी बदल जाता है। और देखते ही देखते पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं, जिस पर सामने वाला एक्सप्रेस होटल खुले हुए भी 2 महीने हो चुके होते हैं। होटल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है और उसकी वजह से पूरी सड़क का लेवल भी पहले से बेहतर हो जाता है। साथ ही मेरी छोटी दुकान में भी पहले से ज्यादा लोग आने लगते हैं। इसी दौरान मेरा नया शेफ भी पूरी तरह हमारी टीम का हिस्सा बन जाता है। वो न सिर्फ मेरे बनाए हुए स्टैंडर्ड प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो करता है, बल्कि अपने 5 स्टार होटल के एक्सपीरियंस से किचन मैनेजमेंट को भी और बेहतर बना देता है, जिस पर हमारी काम करने की स्पीड पहले से काफी बढ़ जाती है। और शाओलिन भी अब वह पुराना लड़का नहीं रहता जो हर समय मुझे भाई कहकर पीछे पीछे घूमता था। अब वह खुद बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका होता है। उसी समय चेंगडोंग न्यू कमर्शियल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन भी आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है और मेरी नई दुकान की डेकोरेशन भी तेजी से शुरू हो जाती है। साथ ही मैं
येजिया रेस्टोरेंट का ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा देता हूँ और एक कैटरिंग कंपनी भी बना लेता हूँ ताकि बिजनेस को और बड़ा किया जा सके। एक दिन मैं वॉल के साथ अगले सीजन के नए डिशेस के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तभी मेरी नजर अचानक एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो जाना पहचाना भी लगता है और अजनबी भी। वो वैन डेबियाओ होता है जो अब जेल से बाहर आ चुका होता है, जिस पर शाओलिन मेरी नजर का पीछा करता है और फिर धीरे से कहता है, ब्रोदर ये वो आदमी। लेकिन मैं उसकी बात बीच में ही रोक देता हूँ और कहता हूँ वो अब सिर्फ एक पुराना नेबर है, चलो आगे बात करते हैं। फिर मैं मेन्यू की तरफ देखकर कहता हूँ, मुझे लगता है इस क्रिस्पी टोफू में सॉस की मिठास थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। और फिर नई दुकान के ओपनिंग वाले दिन चेंगडोंग कमर्शियल प्लाजा भी ऑफिशियली पहली बार खुलता है। पूरे स्क्वायर में रंग बिरंगे फ्लैग्स लगे होते हैं और हर तरफ इतनी भीड़ और हलचल होती है कि पूरा माहौल बहुत लाइवली लगने लगता है। स्टोर के एंट्रेंस से लेकर पूरे स्क्वायर के बीच तक रेड कारपेट बिछा हुआ होता है जो देखने में बहुत शानदार लग रहा होता है। और फिर मैं फॉर्मल कपड़ों में रिबन कटिंग सेरेमनी में सीधा खड़ा रहता हूँ, जिस पर जब बोलने की मेरी बारी आती है तो मैं गहरी सांस लेता हूँ और फिर कहना शुरू करता हूँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम ये चेन है। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन शायद मेरे खाने की वजह से नहीं बल्कि कुछ और बातों की वजह से। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और फिर कहता हूँ, लेकिन आज यहाँ खड़े होकर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे और मेरी दुकान को फिर से जानो। येजिया रेस्टोरेंट में कोई सीक्रेट नहीं है, यहाँ सिर्फ दो चीजें हैं, पहली कॉन्शियंस और दूसरी टेस्ट बमारिगोस। हुइमिन रोड की उस छोटी सी दुकान से जहाँ सिर्फ 7 टेबल थे लेकर आज चेंगडोंग की इस नई दुकान तक, ये दोनों चीजें कभी नहीं बदलेंगी। थैंक यू। सुबह 10:18 पर रिबन कटिंग खत्म हो जाती है और नई दुकान का दरवाजा ऑफिशियली खुल जाता है, जिसके बाद कस्टमर्स एक के बाद एक अंदर आने लगते हैं। किचन के अंदर एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए 8 शेफ्स अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कोई काट रहा होता है, कोई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहा होता है, कोई कुकिंग कर रहा होता है और कोई डिश सर्व कर रहा होता है, जिस पर पूरा किचन एक मशीन की तरह परफेक्टली काम कर रहा होता है। और जो स्टैंडर्ड प्रोसेस मैंने पहले बनाया था वही अब उनके हाथों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका होता है, जिस पर कोई भी गलती नहीं होती। फिर आवाज आती है, A3 टेबल के लिए सिग्नेचर ब्रेस्ड पोर्क, B5 टेबल के लिए क्रिस्पी टोफू और हैंड ऑन कैबेज। जिसके बाद किचन के अंदर सब कुछ बहुत शांति और तेजी से होता है और कुछ ही देर में गर्मा गर्म डिशेस कस्टमर्स की टेबल पर पहुंचने लगती हैं। फिर यूनिफॉर्म पहने वेटर मुझे एक टेबल से दूसरी टेबल तक लेकर जाते हैं और मैं पूरे हॉल में घूमते हुए हर कस्टमर का रिएक्शन ध्यान से देखता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ। जिस पर कोई कहता है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फिर कोई किचन की तरफ देखकर कहता है, इतना साफ किचन देखकर तो आराम से खाना खाया जा सकता है। हर तरफ सिर्फ तारीफ सुनाई देती है और ओपनिंग के पहले दिन ही नई दुकान का बिजनेस उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चलने लगता है, जिस पर रात तक सभी एम्प्लॉयज इतने थक जाते हैं कि चेयर पर बैठते ही सांस लेने लगते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक्साइटमेंट और प्राउड दिखाई देता है। फिर फाइनेंस वाला मुझे पहले दिन की अर्निंग बताता है और वह नंबर लगभग हुइमिन रोड वाली पुरानी दुकान की कई दिनों की कमाई के बराबर होता है। यह देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ, लेकिन ओपनिंग का पहला हफ्ता सबसे जरूरी होता है, इसलिए मैं लगातार बिजी रहता हूँ। जिस पर मैं चेंगडोंग वाली दुकान का रोज का काम जुआंग क्वान को सौंप देता हूँ और खुद वापस ह्यूमन रोड वाली पुरानी दुकान पर आ जाता हूँ। मुझे देखते ही शाओलिन खुश होकर कहता है, बॉस ये आप वापस आ गए। फिर वो तुरंत हंसते हुए कहता है, जब बाहर वाले लोग ना हो तब मैं आपको फिर से ब्रदर कह सकता हूँ। यह सुनकर मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। फिर शाओलिन मुझे इस महीने का अकाउंट दिखाता है और कहता है, मैंने इस महीने का सारा हिसाब तैयार कर लिया है, आप देखो। जिस पर मैं अकाउंट देखकर कहता हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इस महीने की अर्निंग पिछले महीने से भी ज्यादा है। जिसके जवाब में शाओलिन खुश होकर कहता है, ओ ऑफ कोर्स ब्रदर। फिर दोपहर में जब कस्टमर्स चले जाते हैं तो मैं शाओलिन को पीछे किचन में बुलाता हूँ और फिर मैं एक डॉक्यूमेंट निकालकर उसके हाथ में दे देता हूँ, जिस पर वो डॉक्यूमेंट खोलकर कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, यह क्या है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, आज से इस पुरानी दुकान का 70% हिस्सा मेरा है और 30% हिस्सा तुम्हारा। अब तुम सिर्फ इस दुकान के मैनेजर नहीं हो, तुम इस दुकान के एक ऑनर भी हो और साल के आखिर में तुम्हें तुम्हारे शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट भी मिलेगा। यह सुनकर शाओलिन एकदम घबरा जाता है और कहता है, यह बहुत ज्यादा है, मैं यह नहीं ले सकता। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, तुम इसके हकदार हो, यह दुकान हमारी जड़ है और तुमने इसे मेरे लिए संभाल कर रखा। अगर तुम नहीं होते तो आज येजिया रेस्टोरेंट यहाँ तक कभी नहीं पहुंचती। यह 30% शेयर्स तुम्हारा हक है। यह सुनकर शाओलिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार वो मना नहीं करता। वो सिर्फ जोर से सिर हिलाता है और उस डॉक्यूमेंट को अपने सीने से लगा लेता है। इसके बाद जब मैं चेंगडोंग की नई दुकान पर वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मास्टर माँ, लाओली और कुछ पुराने नेबर्स वहां मेरा इंतजार कर रहे होते हैं और वो अपने साथ एक बहुत बड़ा प्लैक भी लेकर आए होते हैं, जिस पर एक फेमस कैलीग्राफर के लिखे हुए 4 बड़े शब्द बने होते हैं, जिस पर लिखा होता है, प्राउड हार्ट्स। मैं उस प्लैक को देखता हूँ, फिर अपने सामने खड़े उन सादे और अच्छे नेबर्स को देखता हूँ, जिस पर मेरे दिल में एक ऐसी फीलिंग आती है जिसे वर्ड्स में कहना मुश्किल होता है, क्योंकि इतने समय की सारी मेहनत, सारी परेशानी और सारे मुश्किल दिन आखिरकार खत्म हो चुके होते हैं। और फिर 2 साल बाद हमेशा की तरह नए साल से 7 दिन पहले येजिया रेस्टोरेंट बंद हो जाता है।
चेंगडोंग वाली नई दुकान पहले ही लॉक हो चुकी होती है, लेकिन उसी रात ह्यूमन रोड वाली पुरानी दुकान बहुत ज्यादा लाइवली होती है, क्योंकि मैं सभी मैन एम्प्लॉयज को वहां बुलाता हूं जहां से हमारा सपना शुरू हुआ था, और फिर हम सब उसी पुरानी टेबल पर बैठकर साथ में न्यू ईयर डिनर करते हैं। टेबल पर हर तरह का खाना रखा होता है, जिस पर श्याओलिन, जो अब एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बॉस बन चुकी होती है, फिर भी इस समय एक छोटी लड़की की तरह एक्साइटेड होकर सबको मेरे दिए हुए रेड एनवेलप्स बांट रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जुआंग क्वांग भी बहुत दिनों बाद आराम करता दिखाई देता है। वो सबके साथ बैठकर हंस रहा होता है, मजाक कर रहा होता है, और थोड़ी शराब पीकर उसका चेहरा भी लाल हो चुका होता है, जिस पर हम सब बस एक साथ बैठे रहते हैं और पिछले साल की बातों के बारे में बात करते हैं, फिर आने वाले साल के सपनों के बारे में भी सोचते हैं। पूरे माहौल में बहुत खुशी होती है, क्योंकि इन 2 सालों में यजिया रेस्टोरेंट एक छोटी सी दुकान से बढ़कर एक बड़ा नाम बन चुकी होती है। हुईमिन रोड वाली मेन स्टोर और चेंगडोंग वाली फ्लैगशिप स्टोर के अलावा शहर के साउथ और वेस्ट में हमारी तीसरी और चौथी ब्रांच भी अब अच्छी तरह चल रही होती है, और हर दुकान का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, जिस पर मेरी फूड कंपनी भी अब एक बड़े और साफ ऑफिस में शिफ्ट हो चुकी होती है, जहां फाइनेंस, स्टाफ और मार्केटिंग की पूरी प्रोफेशनल टीम काम कर रही होती है। और अब मैं वह आदमी नहीं रहता जो पहले सब कुछ अकेले करता था। मैं उस आदमी से, जो कभी रेंट की वजह से परेशान रहता था, बदलकर एक ऐसे नए बिजनेसमैन में बदल चुका होता हूं जिसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में होती है, और जिसके बारे में लोकल मीडिया भी न्यूज दिखा रही होती है। जिस पर कोई मुझसे पूछता है, क्या अब हमें प्रोविंस के बाहर वाले मार्केट में जाने के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, कुकिंग एक अच्छी सूप बनाने जैसी होती है, इसमें सबसे बड़ी गलती होती है जल्दी करने की। और अगले साल हमारा मेन काम होगा एक सेंट्रल किचन बनाना, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जितना मजबूत होगा, हमारी फाउंडेशन उतनी ही स्टेबल होगी, और फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, हम उतना ही ऊपर जा पाएंगे। यह सुनकर सब लोग एक साथ अपने ग्लास उठाते हैं, और फिर कोई जोर से कहता है, चलो ब्रदर ये के नाम पर चीयर्स करते हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है, अगर ब्रदर ये नहीं होते तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। जिस पर सब लोग एक साथ कहते हैं, ब्रोदर ये को हैप्पी न्यू ईयर, और हमारी अजय रेस्टोरेंट आगे भी ऐसे ही बड़ी होती रहे। यह सुनकर मैं अपने सामने बैठे उन सच्चे और एनर्जी से भरे चेहरों को देखता रहता हूँ। फिर धीरे धीरे शराब का असर और खाने की खुशबू कम होने लगती है, और देखते ही देखते बहुत रात हो जाती है, जिस पर मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि जो लोग शराब पी चुके हैं उन्हें सेफली घर छोड़ दे, लेकिन मैं खुद वहीं रुक जाता हूँ। फिर मैं धीरे से विंडो के पास जाता हूँ और उसे खोल देता हूँ, जिसके बाद नए साल की ठंडी हवा अंदर आने लगती है। मैं खामोशी से बाहर देखने लगता हूँ। दूर आसमान में एक के बाद एक फायरवर्क्स फूट रहे होते हैं, जिनकी रोशनी से पूरी सिटी चमक रही होती है, जिस पर ऐसा लगता है जैसे पूरी रात सफेद रोशनी में बदल गई हो। फिर मैं सड़क के उस पार बने होटल की तरफ देखता हूँ। वो होटल अब शांत, साफ और मॉडर्न दिखाई देता है। फेस्टिवल की लाइट्स में वो और भी अलग लग रहा होता है, लेकिन वहां अब वैन डेबियाओ का कोई नाम, कोई निशान नहीं बचा होता, जिस पर ऐसा महसूस होता है जैसे वह आदमी और उसके साथ जुड़ी सारी पुरानी बातें कभी यहाँ थी ही नहीं। 3 साल पहले मैं इसी जगह खड़ा होकर हर महीने 5,000 युआन रेंट बढ़ने की चिंता कर रहा था, और अपने लैंडलॉर्ड की वजह से पूरी तरह फंस चुका था। लेकिन 3 साल बाद मैं इसी जगह पर खड़ा होता हूँ, और मेरे पास 4 रेस्टोरेंट्स और एक बड़ी केटरिंग कंपनी होती है, जिस पर मुझे समझ आता है कि मुझे यहाँ तक नफरत या गुस्से ने नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे यहाँ तक लाया मेरे टेस्ट पर भरोसे ने, मेरी कॉन्शियंस ने, और उस लाइफ के लिए प्यार ने, जो सबसे मुश्किल समय में भी कभी खत्म नहीं हुआ। फिर मैं बाहर चमकते हुए फायरवर्क्स को देखता हूँ, जिस पर मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ जाती है, और मेरा दिल पूरी तरह शांति और खुशी से भर जाता है।